हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। इस वीक में 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के न्यूज़ हैं उनको हम लोग फटाफट से देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों? ताकि मुझे पता चले भाई आप लोग की प्रिपरेटरी फेज कहाँ तक है, कितना नॉलेज आप लोग खुद में रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरा इस सिंपल से क्वेश्चन के आंसर करके बता दो। ल्यूनर मिशन और उनसे एसोसिएटेड कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है, कौन सा सही है ABCD में से? इसके साथ साथ मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे भी बहुत खुशी मिली ये पढ़ के कि आप लोग इन सेशंस को पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को भी सीखने को मिल रही हैं। बट अगर आपके पास कोई और भी सजेशंस हैं जिससे कि हम ये डिस्कशन को और बढ़िया और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको भी ऐड कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो कि नेक्स्ट टाइम से हम उसको भी इस डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। तो पहला न्यूज़ जो आज का इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है चंद्रयान 3 का पूरा 360 डिग्री कवरेज। क्योंकि भाई इस हफ्ते में कोई भी मैगजीन उठा लो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, हर जगह अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ हैं तो उसमें क्या है? चंद्रयान 3। और आज तो बहुत ही हिस्टोरिकल डे है जब हम इस पूरे वर्ल्ड में थर्ड ऐसी कंट्री बनने जा रहे हैं जो कि सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू मून पर अपना लैंडर प्लस रोवर भेजेगा। अभी अगर कुछ टेक्निकल वर्ड्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली उसको भी कवर कर लेंगे। हमारे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था ना, तो उन्होंने एक 15 मिनट्स ऑफ टेरर करके एक आर्टिकल बताया था। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेमन पार्टिकल क्या होता है? छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं ये सब। नैनो मैकेनिकल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक GIDH गाइड बोल रहे हैं इसको, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ। ये अपना जो G20 अभी गुजरात में मीटिंग्स वगैरह चल रहे हैं वहाँ से ये आउटकम है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। NDMA ने अभी हाल फिलहाल में टेस्टिंग सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है। ये क्या है, क्या करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया ना कि इस बार पूरा पेपर चंद्रयान 3 पूरा भरा हुआ है। कहीं पर आज के न्यूज़ में से स्मूथ सेलिंग है, आज का आर्टिकल है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जब इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर से मिलता है तो बोलता है वेलकम बडी। तो ये वेलकम बडी और इससे चंद्रयान 2 का क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। क्या दिक्कत हो गई थी? 3 मेजर रीजंस हैं जिसके अंतर्गत हम लोग चंद्रयान 2 को पार्शियल सक्सेसफुल बोल रहे हैं। तो पार्शियल ही क्यों हुआ, पूरा क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए उसके बारे में जानेंगे कि ये 3 मेजर रीजंस कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे 5 रोचक तथ्य जो शायद आपको चंद्रयान मिशन के बारे में नहीं पता होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रोचक तथ्य जानेंगे आज हम लोग, ऐसा पहले के मैगजीन्स वगैरह में लिखा होता था। तो एक और आर्टिकल आज का ही है, 15 मिनट्स ऑफ टेरर, जो मैं आपको बोल रहा था। तो जैसे जैसे लैंडर मून के सरफेस की तरफ डिसेंट करेगा तो ये 15 मिनट का टेरर, और इसको या फिर ये तो 15 मिनट्स ऑफ टेरर तो चंद्रयान 2 के लिए था। इस बार इसको हम लोग अगर न्यूज़पेपर में द हिंदू में देखते हैं तो ये 19 मिनट्स ऑफ सस्पेंस करके भी एक आर्टिकल आया है। ये भी बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है, पिक्टोरियल आर्टिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बड़ा सा था तो इसलिए 2 पार्ट में स्लाइड्स में करके आपको दिखाया है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, साइंस को समझते हैं और फिर इस आर्टिकल में डाइव इन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये चंद्रयान मिशन क्या है। चंद्रयान मिशन एक लूनर मिशन है, इतना तो सबको ही पता होगा, है ना सर? क्या ही बात आते रहते हो आप। तो ल्यूनर मिशन एक्चुअल में 3 फेजेस हो चुके हैं इसके, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। ये शायद आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी पता भी होगी। चंद्रयान 1 में हम लोगों ने ऑर्बिटर भेजा था सिर्फ। ऑर्बिटर क्या? जो कि मून का चक्कर लगाएगा और उसको, उसके सरफेस को क्लोजली स्टडी करेगा। चंद्रयान 2 में हमने बोला कि नहीं, ऑर्बिटर तो चलो हमने भेजा ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक लैंडर भी भेजेंगे और एक रोवर भी भेजेंगे। तो लैंडर जो है इसका नाम क्या है? विक्रम, वेरी गुड। और रोवर कौन है? प्रज्ञान। तो ये जो प्रज्ञान और विक्रम हैं ये भी ऑर्बिटर के साथ जाएंगे, और विक्रम और प्रज्ञान ये दोनों मिल के ना ये मून के सरफेस पर जा पहुँचेंगे और यहाँ पर थोड़ा दूर चल वल के देखेंगे, थोड़ा सॉइल आइडेंटिफाई करेंगे और भी कुछ डिटेल रिसर्च करना होगा, मिनरल्स कौन से प्रेजेंट हैं, पानी है कि नहीं है। वैसे तो ये चंद्रयान 1 में ही फिक्स हो गया था, बट हाँ थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। फिर आया चंद्रयान 3। चूँकि चंद्रयान 2 पार्शियल सक्सेसफुल था, जिसमें कि ऑर्बिटर तो बिल्कुल सही सलामत अभी भी बढ़िया काम कर रहा है। लैंडर और रोवर सॉफ्ट लैंडिंग की जगह पर हार्ड लैंडिंग कर गया। इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। ये समझ लो कि क्रैश कर गया। तो क्रैश कर गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन इस बार चंद्रयान 3 में वापस से भेज रहे हैं, जिसमें ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर है। नहीं, ऑर्बिटर तो पहले से ही है।
ऑर्बिटर नहीं है इसमें, यह ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। तो इस बार लैंडर प्लस रोवर है, ऑर्बिटर तो चंद्रयान 2 वाला ही यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आप लोगों को शायद ये भी सुनने में आया होगा कि हम लोग बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में सिर्फ और सिर्फ 638 करोड़ रुपीज़ में ही इसको हमने मून मिशन को सक्सेसफुली भेज दिया। मतलब कि 3,84,000 का ये डिस्टेंस हमने सिर्फ इतने रुपीज़ में ही क्लियर कर लिया। कम आता है एवरेज, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। कितना बहुत ज़्यादा? अप्रॉक्सीमेटली 31,000 करोड़ रुपीज़। तो कम से कम 50 गुना ज़्यादा है इसका, है ना, 50 टाइम्स, समझ रहे हो। मतलब एक जगह 1,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये, या फिर ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक तरफ समझ लो 1 मंजिल की बिल्डिंग है और दूसरी तरफ 50 मंजिल की बिल्डिंग है। अब रियलाइज़ हुआ कितना बड़ा है। तो बहुत पैसा खर्च होता है इसमें, बट इसको कैसे कर पाते हैं? आखिरकार मून और अर्थ की ग्रेविटी यूज़ करके कर लेते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो भाई इसको अगर समझना है तो समझते हैं सबसे पहला लॉ, हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ। ये क्या बोलता है? प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखो, मान लो कि कोई एक प्लैनेट है P और एक सन है S। ये P जो है ना S का चक्कर लगा रहा है बढ़िया से। तो S का चक्कर लगाते टाइम ये कुछ ऐसा ही पाथ कवर करता है जैसा आप इसके ऑर्बिट को ग्रीन कलर में देख रहे हो। तो मान लो ये पोजीशन नंबर 1 से लेके पोजीशन नंबर 2 पर जाता है और कुछ समय बाद पोजीशन नंबर 3 से पोजीशन नंबर 4 पर जाता है। तो इसका क्या कहना है कि अगर 1 से लेकर 2 तक जाने में सपोज कर लो 1 दिन का समय लगता है, और 3 से लेकर 4 तक भी जाने में 1 दिन का समय लगता है, तो चूंकि ये दूरी ज़्यादा है तो एरिया 1 और एरिया 2 इनका कहना है केपलर लॉ का कि सेम ही होगा। इस एरिया को सेम करने के लिए अब होगा क्या कि जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा या फिर अंतर आ जाएगा। इसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस 2 है वो डिस्टेंस 1 से कहीं ज़्यादा बड़ा है। सपोज करो कि डिस्टेंस 1 था हमारा 1000 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस 2 को एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मैथमेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, बस समझने के लिए ले लेते हैं, ये 5000 किलोमीटर होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई एक तरफ तो प्लैनेट जो है वो एक दिन में 1000 किलोमीटर चलता है और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक दिन में 5000 किलोमीटर चल ले रहा है। तो मतलब यहाँ वाली पोजीशन पर स्पीड ज़्यादा होगी ना उसकी, तभी तो एक दिन में 5000 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा है। तो इसीलिए जब ये पास में आएगा ना तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब आप ज़रा इस वाले डायग्राम को देखने के समझने की कोशिश करना। इसमें देखो कि यहाँ वाले पोजीशन पर अगर हम लोग एक पुश दे दें इसको, हर बार जब भी सैटेलाइट यहाँ से गुजर रही हो एक पुश दे दें तो ये एक बड़े ऑर्बिट में चला जाएगा। पहले यहाँ जा रहा था, अब यहाँ जाएगा, एक बार और पुश किया यहाँ गया, एक बार और पुश किया यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और ग्रेजुअली एक फाइनल पुश जब हमने किया तो ये ट्रांस ऑर्बिट में गया। ट्रांस ऑर्बिट मतलब जिसमें अर्थ का और मून का ये दोनों ऑर्बिट एक जगह से मिल सकता है। तो ये जब ट्रांस ऑर्बिट में गया और फिर यहाँ पर आते ही ये अगेन सबसे बड़े पाथ पर जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होते 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 ग्रीन वाला जो शेप दिख रहा है इसमें लैंड करेगा। तो इस तरीके से ये ऑर्बिट्स को स्विच करके पहुँचते हैं। अब इसमें क्या करना था, चूंकि यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है ना, तो एक छोटा सा पुश, छोटा सा थ्रस्ट भी देते हैं ना तो भी काम कर जाता है। तो बाकी टाइम तो ये अपने आप ही चलता है, बस यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है एक छोटा सा ट्विच करके उसको पुश दे देते हैं, ये एक और बढ़ गया, फिर एक बार फिर से 1 मिनट 2 मिनट के लिए पुश दे दिया, फिर आगे बढ़ गया। तो ऐसे क्या होगा कि ये बहुत कम फ्यूल में सीधे मून पर पहुंच जाता है। इसीलिए इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ले जाने में कॉस्ट नहीं लग रहा है ज़्यादा। वो तो इतना बड़ा लैंडर बनाया है हमने रिसर्च करने के लिए, ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर बनाया है, इन सब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया भाई केपलर्स लॉ और कैसे लो कॉस्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग याद है वो बात कर रहे थे 5 रोचक तथ्य, है ना। चलो उन 5 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो शायद हमें नहीं पता है। सबसे पहला वाला बात जो है ना, इसमें इन्वॉल्व हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तो एक बार जब चंद्रयान 1 की बात हो रही थी ना, तो APJ अब्दुल कलाम साहब एक बार इसरो की मीटिंग में आते हैं। उस टाइम पर इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे माधवन नायर। तो माधवन नायर और उनकी टीम से पूछा कि भाई बात बताओ, चंद्रयान 1 कब गया था? 2008 में गया था, ठीक है। यहाँ पर एक बार इसको भी मेंशन कर लेते हैं, चंद्रयान 1 कब गया था? 2008 में। चंद्रयान 2 कब प्लान था? 2011-12 में प्लान था।
लेकिन जा नहीं पाया, इसकी वजह से थोड़ा शिफ्ट करके 2019। क्या प्रॉब्लम थी ये भी डिस्कस करेंगे आज। 2019 में गया और चंद्रयान 3 गया है 2023 में। डन है। अब आते हैं वापस। तो पहला रोचक तथ्य, जब अब्दुल कलाम इनसे पूछे इनकी टीम से कि भाई अपना मुद्दा क्या है यार, चंद्रयान 1 हम लोग भेज रहे हैं, कोई सबूत वबूत छोड़ के आएंगे, मतलब कि क्या वहाँ पर हम लोग कोई इम्प्रिंट छोड़ के आ रहे हैं फ्यूचर जनरेशन या फिर बाकी देशों में, क्या बताएंगे हम लोग कि हम लोग मून पे पहुँचे थे। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हम लोग क्लोजली मॉनिटर करेंगे, सरफेस वगैरह को अच्छे से स्टडी करेंगे। बोला नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ मून पे ड्रॉप कर दो, जिससे ना अपना झंडा जैसे गाड़ते तो नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ ड्रॉप कर दो जिससे कि हम ये प्रूफ कर सकें, इम्प्रिंट कर दें मून के ऊपर कि भैया हम लोग 2008 में चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुके हैं। तो सबको लगा कि भाई बात बिल्कुल सही है, करना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ साथ मून इम्पैक्ट प्रोब भेजा था। मून इम्पैक्ट प्रोब ही है, वैसे तो ये क्रैश करते हुए मून के सरफेस पर गिरा था, जो कि प्लान्ड भी था, कौन सा हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले थे। लेकिन MIP ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, MIP मतलब मून इम्पैक्ट प्रोब ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जो हमने वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर किए थे ना, उसमें बहुत बढ़िया हेल्पफुल रहा ये। तो ये तो बात हो गई पहले रोचक तथ्य की। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या है कि एक बार जब हम लोग चंद्रयान 2 लॉन्च करने की बात कर रहे थे, तो ये हुआ कि चंद्रयान 2 में हम लोग एक बार ना मतलब जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। ये जो जॉइंट मिशन होगा, ये जॉइंट मिशन बेसिकली रशिया के साथ होगा। रशिया की स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है, रोसकॉस्मोस, बिल्कुल बढ़िया। तो रोसकॉस्मोस और इसरो मिलके कुछ चीज़ें डेवलप करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार क्या गया, अब जैसा पहले बताया ऑर्बिटर गया था, नहीं, ऑर्बिटर के साथ साथ MIP मतलब मून इम्पैक्ट प्रोब भी गया था। अब ऑर्बिटर के साथ साथ C2 में हमें क्या भेजना था, लैंडर और रोवर भी। तो रोसकॉस्मोस ने बोला ना कि भैया लैंडर जो है हम आपको बना के देते हैं एकदम मस्त, एकदम बढ़िया सा। इसरो ने बोला कोई बात नहीं, हम अपने लिए ऑर्बिटर भी बनाते हैं और साथ ही साथ ऑर्बिटर के साथ साथ क्या बना लेते हैं, रोवर। तो इन्होंने वेट किया, 2008, 9, 10, 11, 12 बीत गया, रशिया बना के दे ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है उससे। कभी बोल रहा है कि मतलब उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जा रही हैं, वो वहाँ पर सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाएगा। दूसरा कभी बोलता है कि नहीं ये इतना बड़ा बनाएंगे कि हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें ही फिट नहीं होगा। तो इंडिया बोला कि यार नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करते हैं हम लोग खुद ही बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना विक्रम लैंडर खुद ही बना लिया और 2019 में लॉन्च किया। लेकिन हम सबको पता है कि 7 सितंबर की वो शाम जब हमने ये न्यूज़ देखा कि पार्शियली सक्सेसफुल हुआ और बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके ना क्रैश कर गया लैंडर प्लस रोवर। तो कैसे क्रैश किया, क्या रीज़न थे, वो भी जानेंगे आज में। तीसरा जो एक ऐसा बात जो आपको शायद नहीं पता है, वो ये है कि नेक्स्ट मून मिशन चंद्रयान के नाम से नहीं है। मतलब आप लोग को शायद हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 के बाद 4, 5, 6 है तो, लेकिन अभी इसरो ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। जो अगला मिशन है वो 2024-25 में एक जॉइंट मिशन है जापान के साथ, और इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है लूपेक्स। तो ये भी आप लोग याद रखना, लूपेक्स मिशन जापान और इंडिया का जॉइंट मिशन होगा, लूनर मिशंस। चौथा, इसमें आप लोग ये बोल सकते हो कि जब अभी लूना 25 की नाम आप लोगों ने सुना ही होगा न्यूज़ में, है ना, यही अभी हम लोग से पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश। तो लूना 25 रशिया का ही तो है, और ये कहीं ना कहीं वही लैंडर लेके जा रहा है जो इन्होंने प्रॉमिस किया था C2 में हमारे साथ भेजने के लिए। तो उस टाइम तो कर नहीं पाए, अब इन्होंने अपना लूना 25 खुद ही भेज दिया कि हम खुद ही भेजेंगे। लेकिन ये खुद नहीं बना रहे थे, इसमें भी इनका जॉइंट एफर्ट था यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के साथ। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन वॉर स्टार्ट किया ना, तो इन्होंने बोला कि भैया ये सब अगर आप काम कर रहे हो ना तो फॉरगेट अस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनको बहुत ही बढ़िया ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम देने वाली थी, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया अब हम नहीं देंगे, आप अपने से बनाओ, भेजो, जो करना है करो। अगर आपको यूक्रेन वॉर और इन सब में कंटिन्यूएशन रखना है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपका साथ नहीं देगा। तो भी 1-2 साल के डिले में इन्होंने फाइनली लूना 25 लॉन्च कर ही दिया। पांचवा और आखिरी ऐसी बात, देखो अभी तक टोटल अगर इस डिकेड की बात करें तो पिछले एक डिकेड में हम लोग देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लूनर मिशंस ऑपरेट किए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो चाइना का हमें पता है चांगी मिशन है, चांगी 5 इस बार गया था, कब, 2020 में। इसके बाद दूसरा कौन सा कंट्री अभी हम लोगों ने शायद बात नहीं की होगी, इजराइल है। इजराइल का कौन सा मिशन है, एक बेरेशीट करके था, ये मिशन गया था।
फिर इसके बाद तीसरा अपने आपको पता ही है, इंडिया है अपना चंद्रयान मिशन। फिर इसके बाद रशिया का आपको पता ही है कौन सा, लूना वाला। फिर फिफ्थ कौन सी कंट्री है, जापान। जापान ने भी अपना एक मिशन, स्पेस मिशन भेजा था जिसका नाम था हाकुटो आर। थोड़ा अजीब सा नाम है, बस ऐसे ही याद कर लो एक बार के लिए। तो इसमें पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि इन सभी 5 कंट्रीज़ में से सिर्फ इजराइल और जापान ऐसे 2 देश थे जिन्होंने जब अपना बेरिशीट और हाकुटो आर भेजा, तो ये बेसिकली प्राइवेट एजेंसीज़ के हैं, ये गवर्नमेंट नहीं भेज रही है। तो प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री इन 2 नेशंस के साथ हो गया है। तो ये पांचवा पॉइंट था। हो गए 5 रोचक तथ्य, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं, और कि अब आज का दिन है जब हम लोग देख रहे हैं कि ये 19 मिनट्स ऑफ सस्पेंस जो है, या फिर 15 मिनट्स ऑफ टेरर चंद्रयान 2 का था। इस पूरे सिचुएशन को हम लोग 4 फेजेस ऑफ डिसेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 फेजेस ऑफ डिसेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है रफ ब्रेकिंग फेज, एक होता है एटीट्यूड होल्ड फेज, एक होता है फाइन ब्रेकिंग फेज, और एक होता है टर्मिनल डिसेंट फेज, ठीक है। देखो, जो ये फाइन ब्रेकिंग फेज होता है ये बहुत छोटे टाइम का है, सिर्फ 10 सेकंड का होता है। इसी तरीके से टर्मिनल डिसेंट फेज 2 से 3 मिनट का होता है। टोटल जो ये होता है ये मुश्किल से 15 से लेके 20 मिनट का ही खेल है इन चारों फेसेस में। क्या होता है आखिरकार इसमें? देखो, रफ ब्रेकिंग का क्या मतलब है कि जब लूनर सरफेस से अप्रॉक्सीमेटली, मान लो ये लूनर सरफेस है, इसे मान लो जब ये 30 किलोमीटर्स की हाइट पर होगा, तभी 30 किलोमीटर्स की हाइट पर एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्टर लग के इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। कम कैसे करेगा? यहाँ से थ्रस्टर्स आया खूब तेज़ी से, तो इसकी स्पीड कम हो गई धीरे धीरे। कितनी स्पीड थी पहले? अप्रॉक्सीमेटली इसकी स्पीड थी भैया पहले 6000 किलोमीटर पर आवर, रिड्यूस करके अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर पर आवर तक ये ले आया। अब यहाँ पर आप देखना कि इसकी साथ ही साथ वर्टिकल स्पीड भी है, मतलब नीचे की तरफ भी गिरते जा रहा है। तो इस टाइम पर जब 30 किलोमीटर की हाइट पर था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अब जाके लगभग 7 किलोमीटर की हाइट पर है, ठीक। कब? रफ ब्रेकिंग फेज जब तुरंत ही खत्म होकर एटीट्यूड होल्ड फेज स्टार्ट होगा। एटीट्यूड होल्ड फेज जो है वो क्या बोलेगा? बोलेगा कि भाई ये 1200 किलोमीटर भी ज़्यादा है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, इसको फर्दर कुछ और थ्रस्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए। ये एटीट्यूड होल्ड फेज जो है ये छोटा सा, सॉरी ये फाइन ब्रेकिंग फेज जो 10 सेकंड का लिखा था ना, ये यहाँ वाला है 10 सेकंड का सिर्फ। एटीट्यूड होल्ड फेज जो ये 10 सेकंड का है, ये बेसिकली टिल्ट करना स्टार्ट करता है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के डायरेक्शन में। तो ये जो एटीट्यूड होल्डिंग फेस है ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ ये धीरे धीरे कम करते हुए आता है। यहाँ पे इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली वही 1200 के आसपास ही रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर अब वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी इसकी और थ्रस्टर्स लगा दिए गए। जैसे कि अब ये पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, इसको किसी न किसी वर्टिकल पोजीशन पर आकर ही तो लैंड करना है ना। तो यहाँ से इसके चारों तरफ ना थ्रस्टर्स लगे होते हैं। मान लीजिए इसके पीछे का हिस्सा देखते हैं, तो नीचे के साइड में एक बीच में चंद्रयान 2 में एक बड़ा सा थ्रस्टर लगा था और इसके 4 तरफ और थ्रस्टर्स लगे थे। तो ये क्या हुआ कि पिछली बार चंद्रयान 2 में दिक्कत क्या हुई थी? 3 मेजर रीजंस में बात कर रहे थे ना, उसमें से एक मेजर रीज़न ये था कि थ्रस्टर्स की जो स्पीड हम लोगों ने सोचा था एटीट्यूड होल्ड फेज में, वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से लग गया, तो थ्रस्टर्स ज़्यादा काम कर गया। उस टाइम पर हमने क्या किया, इन चारों को बंद किया और बीच वाले को इग्नाइट किया, तो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लग गया। तो फिर इसके वजह से ही थोड़ा सा ना हमें प्रॉब्लम पहले ही समझ में आने लगा। मतलब कि जितना रिस्क हम लोग सोच रहे थे, जितना रिटार्डेशन हम लोग सोच रहे थे ये 5 इंजन मिलके करेगा, उससे ज़्यादा रिटार्ड हो गया, तो प्रॉब्लम आ गई थी। इसीलिए तो पहला मिस्टेक यही हुआ था। दूसरा मिस्टेक चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि फाइन ब्रेकिंग फेज में इसको इस एंगल से बिल्कुल वर्टिकल एंगल तक आना है। तो इसके लिए ना इसको बहुत कम टाइम मिला। यूजुअली जब स्पीड ज़्यादा थी तो ये पहले ही बहुत आगे तक पहुंच गया। फिर इसको समझ में नहीं आया कि ये कैसे इतना तेज़ हम चेंज करें, और यहाँ पर ना एक हार्ड कोडिंग हुई थी जिससे कि 1 सेकेंड में आप 10 डिग्री से ज़्यादा टर्न नहीं कर सकते हो। तो ये वाला जो मैकेनिज़्म था ये इसको फास्ट टर्न करने से रोक दिया। तो फिर क्या हुआ कि ये इतनी जल्दी अपने वर्टिकल पोजीशन पर ही नहीं आ पाया, और वर्टिकल पोजीशन पर जब आता तब तक उसको पता चला कि यार मतलब अभी हमारा जो लैंडिंग साइट है ना वो बहुत दूर है। लैंडिंग साइट उस टाइम पर कितना था? सिर्फ 500 मीटर इंटू 500 मीटर का छोटा सा एरिया। तो उसने कहा अरे बहुत दूर है भाई, वहाँ पर लैंड करना है, स्पीड बढ़ाओ फटाफट से। तो इसने और तेज़ी से स्पीड बढ़ा दिया क्योंकि ये लॉग्ड था कि ये यहीं पर इसको लैंड करना है।
तो अब जब यहाँ पर तो स्पीड कम करनी चाहिए थी ना उसको, लेकिन स्पीड इसने बढ़ा दिया और एकदम धड़ाम से क्रैश कर गया। लेकिन इस बार ना इन सब का पूरा ध्यान रखा गया है, इन सब में टाइम भी बढ़ा दिया गया है। जो मैन्युवरिंग के लिए था कि केवल ये 4-5 थ्रस्टर नहीं, पूरे 12 हैं, मतलब कि चारों साइड में 2-2 मैन्युवर करने के लिए भी थ्रस्टर्स लगा दिए गए हैं ताकि इसको ज़्यादा अच्छे से बैलेंस किया जा सके। किसी भी सेंस में अगर इनमें से 2 थ्रस्टर्स खराब वगैरह भी हो जाते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये अपने हिसाब से पूरा मेंटेन करके चलेगा। इस तरीके से इसका एल्गोरिदम बेस्ड है। तो हमने इस बार बहुत क्लियरली इसको डिफाइन किया है। जब ये फाइन ब्रेकिंग फेस के बाद अपने टर्मिनल फेस पर आएगा ना, तो यहाँ पर एक कुछ सेकंड के लिए वेट करेगा, वेट करके देखेगा कि क्या ये जो लैंडिंग जगह हैं, और इस बार लैंडिंग एरिया भी खूब ज़्यादा बढ़ गया है। कौन बताया इसको? वही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। वो बोला कि भाई देखो ये मस्त जगह है, 2.4 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर के बीच में एक प्लेन एरिया है, यहाँ पर मस्त लैंड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब इतने पास जाके जब ज़मीन के हाइट से मुश्किल से 60 मीटर ऊपर है या फिर 150 मीटर ऊपर है, तो इसने फ़ोटो खींचा, देखा नीचे सब कुछ सही है कि नहीं सही है। इसको लगा कि नहीं सही है तो तुरंत ही बगल वाला इमेजिंग किया, अच्छा यहाँ वाला ज़्यादा सही है, तो मैन्यूवर कर लेगा तुरंत ही, यहाँ पर साइड में आके फिर लैंड करेगा। मतलब क्या है कि इस बार पूरा तरीके से इसको देखा गया है कि आप इस बार क्रैश होता हुआ तो नहीं देखोगे इसे। तो पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी कोशिश की गई है कि हम किसी भी सेंस में इसको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। तो कुछ और भी ऐसी बातें हैं जैसे कि चंद्रयान 3 को और कैसे इंप्रूव किया गया, जैसे मैंने बताया आपको कि जो बेस में ऐसे 5 थ्रस्टर्स लगे थे, क्योंकि थ्रस्ट ज़्यादा हो गया तो बीच वाला इस बार हटा दिया गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। 4 थ्रस्टर और इसके अलावा 8 और, मतलब टोटल ऐसे 12 हम लोग देख सकते हैं। ऑर्डर गाइडेंस सिस्टम बोल सकते हैं इसको, तो वो कर सकते हैं, वो देख सकते हैं इस बार हमने। तो इस बार का जो डिसेंट होगा वो क्लियरली अच्छा होगा। और इसके बाद हम लोगों ने देखा ना रोवर और लैंडर, ये सब आप जानते हो कि नहीं, रोवर और लैंडर। तो जैसे मान लो ये तो ऑर्बिटर था पिछले बार वाला, तो ये ऑर्बिटर अभी भी मस्त लॉन्च हो रहा था, और ये अपना लैंडर और प्लस रोवर ये साथ में आया। तो ये जब एक बार इस बार लैंड करेगा ना, तो बिल्कुल बढ़िया से ये अपना रोवर के साथ स्टडी करेगा। जो ये रोवर बाहर छोटा सा गाड़ी निकल रहा है ना, 6 पहियों वाला, ये क्या करेगा 14 दिन तक, एक ल्यूनर डे बराबर 14 अर्थ का दिन, ठीक है। तो एक ल्यूनर डे जितना 14 दिन तक इसको सूरज की रोशनी मस्त मिलती रहेगी, और उसने टाइम पर ये 500 मीटर के एरिया में टहल घूम के बढ़िया सा पूरा देखने की कोशिश करेगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई होप आज 5:30-6 बजे इसरो ने भी बोला है कि भाई लाइव हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर एक्चुअल में क्यों बोल रहे हैं, कितना सारा चीज़ उसमें करने का है ना। सारा खेल यही 15 से 20 मिनट का ही है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो सब कुछ सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है डिमन पार्टिकल से रिलेटेड। डिमन पार्टिकल एक प्रकार का मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। इसकी खोज वैसे तो बहुत पहले ही कर ली गई थी। 1956 में पहली बार एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, डेविड पाइंस। तो ये डेविड पाइंस ने बोला कि भाई एक, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट डिराइव किया कि एक डिमन पार्टिकल है जो कि मासलेस है। अब चूंकि ये मासलेस है और ट्रांसपेरेंट है, न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब कोई चार्ज वगैरह इस पर नहीं है, तो किसी भी टेम्परेचर में बिना उसको नज़र में रखते हुए ये सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। मासलेस है ना, सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा तब तो फिर अपनी चांदी ही चांदी है भाई। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये साइंटिस्ट यहाँ पर बिल्कुल दिन रात एक करके ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। कुछ सेमीकंडक्टर्स आए जो इसको थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी इतना ठंड में कैसे ट्रांसमिशन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ज़ीरो रेसिस्टेंस पर ट्रांसमिट होगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने डिमन पार्टिकल को देखा, मतलब डिस्कवर कर लिया है। पहले जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब उसको डिस्कवर कर लिया गया है। तो इससे क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी अब हमारे लिए केवल एक आइडिया नहीं है, अब हम उसको बहुत इजीली रूम टेम्परेचर पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो लेविटेटिंग ट्रेन्स थे, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना बिल्कुल बिना किसी फ्रिक्शन से मस्त घूमेंगे, तो इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बिना रेसिस्टेंस के भेज सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वगैरह बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो डिमन पार्टिकल के ये सारे उपयोग होंगे जो आगे चल के अभी और एक्सपैंड करेगा, तो हमें और क्लियर एप्लीकेशंस इसके पता चल जाएंगे। हमारा अगला आर्टिकल नैनो मैकेनिकल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखो, नैनो मैकेनिकल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, तो यूपीएससी थोड़ा सा पूछने लगता है, एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वगैरह खूब पूछता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बस है क्या, बहुत छोटा सा आर्टिकल है।
देखो किसी भी मटेरियल का जब हम लोग उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग एक प्रेशर क्रिएट करके देखते हैं, उसके ऊपर ना हम लोग एक प्रेशर क्रिएट करते हैं उस मटेरियल पर, देखते हैं कि इस प्रेशर का इम्पैक्ट क्या पड़ा। आप इस वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये बहुत ही थिन पार्ट पर इस मेटल सरफेस या इस मटेरियल का ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि एक छोटा सा नोजल टाइप का है या फिर पेन टाइप का है जो कि इसमें प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये प्रेशर एग्जैक्टली डिफाइन करके बताएगा कि ये कितना डिफॉर्म हुआ, और हटाने पर ये डिफॉर्मिटी वापस से सही होती है कि नहीं, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी है क्या। ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं, ये देखो माइक्रोमीटर में जा रहा है बट ये नैनोमीटर तक भी ऑब्जर्व करने की क्षमता अब रखने लगा है। तो सिंक किया इसने, सिंक करके जैसे ही ये ऊपर उठा तो ये एक मार्क क्रिएट हुआ। तो ये नॉर्मल मार्क है ना। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर सिमिलरली अगर हम लोग कुछ और मटेरियल्स में इस चीज़ को देखें तो इसका जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, देखो थोड़ा सा बल्ब हुआ यहाँ पर, है ना। तो ये जो पाइलअप हो रहा है मटेरियल हटने के बाद, ये थोड़ा अलग कैरेक्टरिस्टिक डिपेंडेंट दिखाएगा हमें। तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ना फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो हम लोग इससे सेमीकंडक्टर का बढ़िया सा स्ट्रेंथ फाइंड करने में काम कर सकते हैं। इवन जो भी कैंसरस सेल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में काम कर सकते हैं। आगे चल के डीप स्पेस में मेटेराइट्स कैसे फॉर्म होता है, इन सब चीज़ों को भी हम नैनो मैकेनिकल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टडी करने में कामयाब रहेंगे। तो ये बस इतना ही समझना था आपको। एक नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्थ सेक्टर का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबली कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। नैनो टेक्नोलॉजी लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, बिल्कुल। तो ऐसे ही एप्लीकेशन आएगा। अब आपसे बोलेगा कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी जो है उससे मेटेराइट का फॉर्मेशन हम लोग पता कर सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई मेटेराइट कहाँ चीज़ है, आप क्या बात कर रहे हो, गलत स्टेटमेंट है। नहीं गलत स्टेटमेंट होगा। तो पढ़ाने का यही जरिया था, मतलब यही रीज़न था आपको। तो स्टेटमेंट में सी आंसर इज द करेक्ट, सिंपल है ना। फिर अगला आर्टिकल हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी G20 का समिट जो चल रहा है गुजरात गांधीनगर में, वहाँ पर वन ऑफ द प्रोमिनेंट आउटकम होगा G20 का ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ। सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं कि डिजिटल हेल्थ जो ये वर्ड है ये एक्चुअल में है क्या चीज़। देखो डिजिटल वर्ड दो तरीके से बनता है, एक तरफ हमारा टेक्नोलॉजी पार्ट होगा और एक तरफ हमारा हेल्थ वाला पार्ट होगा। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये डिजिटल हेल्थ हो जाता है। थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में बात करें तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हेल्थ और हेल्थ केयर डिलीवरीज को इम्प्रूव करते हैं तो उसी पूरे टेक्नोलॉजी को या फिर उस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिजिटल हेल्थ बुला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसा होता है, तो हम लोग को पता है कि वीरेबल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आजकल। सब लोग स्मार्ट वॉच लगा के घूम रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये में भी स्मार्ट वॉच आ गए हैं, 1500-1000 रुपये में भी आ गए हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह मस्त बिल्कुल बढ़िया से बताते हैं वो सब, है ना। तो ये मोबाइल हो गया या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करके हम लोग कहीं ना कहीं हेल्थ और हेल्थ केयर डिलीवरीज को इम्प्रूव कर ही रहे हैं। तो डिजी हेल्थ या डिजिटल हेल्थ में हम लोग टेली मेडिसिन को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हमेशा मॉनिटर होकर कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है उसको देख सकते हैं, वेरेबल डिवाइसेस हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस दोनों एक साथ मिलके एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ ऑलरेडी स्टार्टेड है। 2020 से लेके 25 तक का ये पूरा प्लान था। तो बेसिकली इसमें ये लोग क्या करना चाहते थे, ये लोग पेशेंट्स को एम्पावर करना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट्स को एम्पावर किया, इसका मतलब क्या है कि उसकी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर पेशेंट्स के लिए ही अवेलेबिलिटी बढ़ गई है ना। देखो डिजिटल स्पेस में जब भी डेटा स्टोर होना स्टार्ट होगा तो हम लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड होगी, जिससे कि हम लोग ये बता सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे। तो उन पेशेंट्स को एम्पावर करने क्या मतलब है कि अवेलेबिलिटी इन लोग के लिए हमने बढ़ा दिया कि भाई अब आप हेल्थ केयर सर्विसेज को ईजिली अवेल कर सकते हो। साथ में अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ा दिया, मतलब कि जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है अफोर्डेबिलिटी भी उसकी उस हिसाब से बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी और एडवांस लेवल पर आएगा। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि अब हेल्थ केयर सर्विसेज ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे। देखो अभी तक हम लोग जो साइलोस में काम करते हैं ना, ये बस बोल रहा है कि सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आके इन सभी चीज़ों को कोलेट करते हैं, कलेक्टिव डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जिससे कि हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स तो डेवलप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हर लेवल पर
सिटीजन्स का भी एम्पावरमेंट होगा। मतलब जो भी मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एम्पावर्ड फील करा सकते हैं। तो इनके कुछ मेजर प्लान्स की अगर बात करें ना, आउटकम्स क्या होगा इसका, तो ये बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले हम लोग इसमें ना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव भी करते हैं जिससे कि डिजिटल हेल्थ रिसोर्सेज को वाइडली स्प्रेड कर सकें। दूसरे नंबर पर इन्होंने बोला कि देखो हम लोग क्या करते हैं, वही नॉर्मल सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग वगैरह थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्लस रिपोर्टिंग वगैरह थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमारा डिजिटल हेल्थ रिसोर्स अपने आप एफिशिएंट बनेगा। तीसरा इन्होंने बोला कि हम लोग, वही बात है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ना, तो इसीलिए हम लोग नॉलेज एक्सचेंज कर लेते हैं। जो भी आप सीखो हमें बता दो, हम सीखेंगे आपको बता देंगे। इसी एक्सचेंज के साथ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं और इस कोलैबोरेशंस के जो भी आउटकम्स आएंगे ये सब लोग आपस में बांट के खुशी खुशी इसको डेवलप करेंगे। चौथा और आखिरी ऐसा कुछ बोल सकते हो कि इन सब चीज़ों के लिए पैसे तो लगेंगे ना, तो हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगा, फाइनेंशियल प्लान्स कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसमें कौन कौन योगदान देगा, उन सब के बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये पूरा इनिशिएटिव है GIDH का। सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, आपको पता ही है कि हम लोग आगे आने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिजिटली बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आज का हमारा अगला आर्टिकल, NDMA ने टेस्टिंग सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है। बहुत सिंपल सा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यूजुअली देखो US जैसे बड़े देशों में क्या होता है या फिर डेवलप्ड नेशन में क्या होता है कि जब भी कोई डिजास्टर आने वाला होता है ना, तो लोगों के मोबाइल फ़ोन पर एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन आ जाता है, अलर्ट मैसेज आ जाता है। ये टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भी हो सकता है, नोटिफिकेशन के भी फॉर्म में हो सकता है, मल्टीपल लेवल्स पर हो सकता है, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आने वाला है, भारी बारिश होगी, भारी तूफान आने वाला है, घर के अंदर ही रहना है। तो सिर्फ रेडियो टेलीविज़न इन सब में नहीं, बल्कि मोबाइल फ़ोन जो भी उस एरिया में है, सबका नंबर तो इनके पास नहीं होगा, लेकिन इन सभी मोबाइल डिवाइसेस को कैसे ट्रैक करके उनको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, इसके लिए तो बड़ी कैपेसिटी चाहिए ना। तो इसके लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि हम लोग ऐसे इमरजेंसीज कॉल को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं टेस्टिंग सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। अभी फ़िलहाल के लिए जियो और BSNL के साथ ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट हुआ है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको पैन इंडिया लेवल पर हम लोग भी अप्लाई कर देंगे और हम भी उन चंद देशों में से एक हो जाएंगे जिसके पास ये फैसिलिटीज़, ये टेक्नोलॉजी भी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना और क्या कर सकते हैं। अगर इस पूरे आर्टिकल की PDF चाहिए तो PW ओनली एस ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके कर सकते हो, या फिर नहीं मिलता है तो इस वाले QR कोड को स्कैन कर लो। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।